वेलकम टू एडू। और एडू में सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ रहे थे जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि रिलायंस को अमेरिका से मिला दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल तेल। तो रिलायंस को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल तेल मिला। इसमें क्या योजना है, तो 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनाने की योजना है। तो रिलायंस को 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनाने की योजना है। इसकी पहली खेप 2 मिलियन बैरल तेल की प्राप्ति हुई। तो पहली खेप में कितने मिलियन तेल की प्राप्ति हुई, तो 2 मिलियन बैरल तेल की प्राप्ति हुई। इस रिलायंस को कार्बन न्यूट्रल तेल देने वाली कंपनी का नाम क्या है, तो उस अमेरिकी कंपनी का नाम है ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स। ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स OLCV। यह यूएस ऑयल मेजर ऑक्सीडेंटल की एक डिवीजन है। तो रिलायंस को कार्बन न्यूट्रल तेल देने वाली कंपनी का नाम है ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स OLCV, जो कि यूएस ऑयल मेजर ऑक्सीडेंटल की एक डिवीजन है। रिलायंस के द्वारा गुजरात के जामनगर में 68.2 मिलियन टन की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एकल शोध संस्थान खोला गया है। तो रिलायंस ने क्या किया कि गुजरात के जामनगर जिले में 68.2 मिलियन टन की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एकल तेल शोध संस्थान खोला है। याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। CRPF अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा यूनिट में महिला कमांडो की पहली टुकड़ी शामिल हुई। तो CRPF की कोबरा यूनिट में महिला कमांडो की पहली टुकड़ी शामिल की गई। तो कितनी महिलाओं को शामिल किया गया, तो कुल शामिल महिलाएं थीं 34। कितने बटालियनों की, तो 6 बटालियनों की 34 महिलाओं को क्या किया गया, तो शामिल किया गया। इन्हें कितना माह का प्रशिक्षण दिया गया, तो 3 माह का कठोर प्रशिक्षण दिया गया। इन्हें 3 माह का कठोर प्रशिक्षण दिया गया। अब हम लोग कोबरा कमांडो के बारे में देखते हैं। तो कोबरा कमांडो का गठन 2009 ईस्वी में हुआ था। तो कोबरा कमांडो का गठन 2009 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो खुफिया सूचना आधारित जंगल युद्ध अभियानों हेतु। तो खुफिया सूचना के आधार पर जंगल युद्ध में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोबरा कमांडो का। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारतीय रेल विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल बनेगी। यह बात किसने कही, तो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। तो उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा कि भारतीय रेल विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल बनेगी। और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो वर्ष 2023 तक सभी रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया जाएगा। तो इसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि वर्ष 2023 तक सभी रेलवे लाइनों का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण किया जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। इसमें क्या उद्देश्य रखा गया है कि 2030 तक सभी रेल प्रदूषण मुक्त हो जाएंगे तथा 45 लाख मेगावाट बिजली की पूर्ति हो जाएगी। तो उद्देश्य रखा गया है कि 2030 तक सभी रेल प्रदूषण से मुक्त हो जाएंगे और 45 लाख मेगावाट बिजली की पूर्ति हो जाएगी। और इसके लिए घोषणा क्या किया गया कि 2021 में रेलवे में 2,15,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। तो 2021 में रेलवे में इसके लिए 2,15,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, यूनिसेफ
और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूनिसेफ तथा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच कोविड-19 टीका के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो यूनिसेफ और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच कोविड-19 के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो कौन कौन से टीका के लिए हस्ताक्षर हुआ? तो नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका के बीच, नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका के बीच। एस्ट्राजेनेका को ऑक्सफोर्ड टीका के लिए भी कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड टीका का एक कोविशील्ड है, तो उसके लिए एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स के लिए यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो 1.1 बिलियन की खुराक 100 देशों तक पहुंचाना। इसका मूल उद्देश्य है 1.1 बिलियन की खुराक 100 देशों तक पहुंचाना। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। गिग एवं प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले मजदूरों को मिलेंगे सामाजिक सुरक्षा का लाभ। तो गिग एवं प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले मजदूरों को क्या मिलेंगे? तो सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। इसकी घोषणा कब हुई? तो इसकी घोषणा हुई 1 फरवरी 2021 को। इसकी घोषणा 1 फरवरी 2021 को हुई। इसमें एक संहिता, यह किस संहिता के तहत किया गया? तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत। तो किस संहिता के तहत? सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत। अगला है करंट अफेयर्स। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया गया। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन कब किया गया? तो भारत के गणतंत्र दिवस के दिन, अर्थात 26 जनवरी 2021 को भारत पर्व का महोत्सव चलेगा। 26 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन चलेगा। तो यह जो भारत पर्व का जो सम्मेलन है वह 26 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन चलेगा। इसमें किसकी मौजूदगी होगी? तो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल। तो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल की मौजूदगी में यह भारत पर्व चलाया गया। कब से कब तक? तो 26 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक। इसका उद्देश्य क्या था? तो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, पहनावा, परंपरा को जानने का अवसर प्रदान करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, पहनावा और परंपरा को जानने का अवसर प्रदान करना। इसमें एक भावना का संचार हुआ, देखो अपना देश, देखो अपना देश की भावना का इसमें संचार किया गया। देखो अपना देश इंपॉर्टेंट है। इस जो भारत पर्व सम्मेलन था, इसका मुख्य विषय या फिर थीम क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत और एक श्रेष्ठ भारत। तो आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही इसका थीम या फिर विषय था। पहली बार भारत पर्व की शुरुआत कब हुई? तो 2016 में, और यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल क्या किया जाता है? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, भारत नवाचार सूचकांक 2020। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 या भारत नवाचार सूचकांक 2020, इसे जारी किया गया। कब जारी किया गया? तो 20 जनवरी 2021 को।
20 जनवरी 2021 को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स या भारत नवाचार सूचकांक 2020 को जारी किया गया। इसको पहली बार कब जारी किया गया था? तो 2019 में। भारत नवाचार सूचकांक को पहली बार वर्ष 2019 में जारी किया गया था। 2020 के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान किसे मिला? तो प्रथम स्थान मिला कर्नाटक को, जिसका कितना अंक था? तो 42.5 स्कोर था। इसके पिछले साल भी कर्नाटक ही प्रथम स्थान पर था, अर्थात भारत नवाचार सूचकांक 2019 में कर्नाटक ही प्रथम स्थान पर था। और 2020 में कर्नाटक को कितना स्कोर मिला? तो 42.5। दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो महाराष्ट्र रहा, जिसे 38 अंक की प्राप्ति हुई। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा, जिसे 38 अंक की प्राप्ति हुई। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा, जिसे 39.91 अंक की प्राप्ति हुई। जबकि सबसे अंतिम स्थान अर्थात 17वें स्थान पर कौन रहा? तो बिहार रहा, जिसे 14.5 अंक की प्राप्ति हुई। तो इंपॉर्टेंट है कि सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा? तो बिहार रहा, अर्थात वह 17वें स्थान पर रहा, जिसे 14.5 अंक की प्राप्ति हुई। उत्तर पूर्व या पहाड़ी राज्यों में सबसे प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में सबसे पहला स्थान हिमाचल प्रदेश का रहा, जिसे 25.06 अंक की प्राप्ति हुई। उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद मणिपुर। सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा? तो मेघालय रहा, जिसे 12.15 अंक की प्राप्ति हुई। तो उत्तर पूर्व या पहाड़ी राज्यों में सबसे पहला नंबर पर हिमाचल प्रदेश रहा, जिसे 25.06 अंक की प्राप्ति हुई। उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद मणिपुर और सबसे अंतिम स्थान पर मेघालय रहा, जिसे 12.15 अंक की प्राप्ति हुई। केंद्र शासित प्रदेश या शहरी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश या शहरी राज्यों में सबसे पहला स्थान दिल्ली का रहा, उसके बाद चंडीगढ़ और उसके बाद दमन और दीव का रहा। तो केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा? तो लक्षद्वीप रहा, जिसे 11.71 अंक की प्राप्ति हुई। तो 11.71 अंक की प्राप्ति हुई लक्षद्वीप को, जो सबसे अंतिम स्थान पर रहा केंद्र शासित प्रदेश या फिर शहरी राज्यों में। याद रखेंगे। इसके आयोजनकर्ता कौन थे? तो इसे आयोजन किया नीति आयोग ने। नीति आयोग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस नीति आयोग के सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो अमिताभ कांत, जबकि इसके उप अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार। इसका ढांचा कैसा रहा? तो 36 संकेतक का इसका ढांचा रहा, जिसमें 32 हाई डाटा था और 4 समग्र संकेतक रहा। तो इसमें 36 संकेतक का ढांचा रहा, जिसमें 32 हाई डाटा जबकि 4 समग्र संकेतक था। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन दिसंबर 2021 में होगा लॉन्च। तो इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च होगा? तो दिसंबर 2021 में। इसकी घोषणा कब की गई? तो 1 फरवरी 2021 को इसकी जो घोषणा हुई तो वह 1 फरवरी 2021 को। इसके घोषणाकर्ता कौन थे, अर्थात किन्होंने घोषणा किया? तो भारत की वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमन ने। यह पहले 2020 में भेजा जाना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। तो 2020 में इसे भेजा जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर देना पड़ा। इस अंतरिक्ष मिशन की विशेषताएं क्या है? तो गगनयान मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022 में, तो गगनयान मिशन का लक्ष्य है वर्ष 2022 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के
75 वर्ष पूरा करने पर 5 से 7 दिनों के लिए 3 सदस्यीय चालक दल को भेजना। तो इसकी विशेषताएं हैं, गगनयान मिशन का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 75 वर्ष पूरा करने पर 5 से 7 दिनों के लिए 3 सदस्यीय चालक दल को भेजना है। याद रखेंगे। इसमें कितनी लागत की निर्धारण की गई है, तो कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए की निर्धारण की गई है। तो 10,000 करोड़ रुपए के लागत की इसमें निर्धारण की गई है। अगला करंट अफेयर्स है, बेंगलुरु में एयर इंडिया शो की शुरुआत की गई। तो बेंगलुरु में एयर इंडिया शो की शुरुआत की गई। यह एयर इंडिया शो पहली बार कब शुरू किया गया था बेंगलुरु में, तो 1996 ईस्वी में। तो बेंगलुरु में एयर इंडिया शो की शुरुआत हुई। पहली बार एयर इंडिया शो की शुरुआत बेंगलुरु में कब हुई थी, तो 1996 में, 1996 में। 2021 में इसकी शुरुआत कब हुई, तो 3 फरवरी 2021 को। 2021 में इसकी शुरुआत 3 फरवरी 2021 को हुई। और यह कब से कब तक चला, तो 3 फरवरी 2021 से लेकर 5 फरवरी 2021 तक यह एयर इंडिया शो चला। किसके किसके बीच यह समझौता हुआ, तो हाल अर्थात हिंदुस्तान एयरफोर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरफोर्स लिमिटेड हाल और एयरफोर्स के 83 तेजस जेट के बीच यह समझौता हुआ। तो हाल अर्थात हिंदुस्तान एयरफोर्स लिमिटेड और एयरफोर्स के 83 तेजस जेट के बीच इस क्या हुआ, तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इसकी थीम क्या थी, तो इस एयर इंडिया शो की थीम थी रोटरी विंग। क्या थी, रोटरी विंग। इसमें कितने देशों ने हिस्सेदारी लिया, तो 55 देशों ने। तो 55 देशों ने इस एयर इंडिया शो में हिस्सेदारी लिया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, नई कबाड़ नीति की घोषणा हुई। नई कबाड़ नीति अर्थात न्यू व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। तो न्यू व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा हुई। इसके घोषणाकर्ता कौन थे, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इसकी घोषणा की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 15 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप करना तथा उन्हें चलाने की अनुमति नहीं देना। तो 15 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल को बर्बाद करके, स्क्रैप करके उसको क्या करना, तो उन्हें चलाने के लिए अनुमति नहीं प्रदान करना। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो प्राइवेट वाहनों के लिए इसकी अवधि कितनी निर्धारित की गई है, तो इस नीति के तहत प्राइवेट वाहनों के लिए जो अवधि का निर्धारण है वह 20 साल, अर्थात 20 साल जो पुराने वाहन हो जाएंगे उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो 5 वर्ष उससे ज्यादा है। तो इसका फायदा क्या है, कि इसका फायदा है तेल आयात बिल में इसमें कमी आएगी, प्रदूषण पर नियंत्रण होगा और पुरानी कारें सड़कों से हट जाएंगी। तो जो पुरानी कारें हैं वह सड़कों से हट जाएंगी, प्रदूषण पर नियंत्रण होगा, तेल आयात के बिल में कमी आएगी। यह कब से लागू हुआ, कब से लागू होगा, तो 1 अप्रैल 2022 से। इसे 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका मुख्य लक्ष्य है 2030 तक देश को पूरी तरह से ई मोबिलिटी पर शिफ्ट करना। तो इस नीति का मुख्य लक्ष्य है, न्यू व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य है वर्ष 2030 तक भारत को पूरी तरह से ई मोबिलिटी पर शिफ्ट करना। ई मोबिलिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर यान है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा मोटर जो कारोबार होता है उसके अंतर्गत पूरे व्हीकल को ला देना, जिसे ई मोबिलिटी कहा जाता है। अगला करंट अफेयर्स है, पोषण के परिणामों में सुधार हेतु, पोषण के परिणामों में सुधार हेतु बजट में मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की गई। तो पोषण के परिणामों में सुधार हेतु बजट में मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की गई।
पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2018 में। पहली बार इस मिशन की शुरुआत हुई थी 2018 में। 2021 में इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1 फरवरी 2021 को। 2021 में इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2021 को हुई। इस कार्यक्रम में किस किस को विलय किया गया? तो पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान, पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान, इन दोनों को विलय करके मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की गई। इसमें कितनी राशि का आवंटन किया गया? तो 20,105 करोड़ रुपए। तो 20,105 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। कुल आवंटित राशि कितनी थी? तो 24,435 करोड़ रुपए। 24,435 करोड़ रुपए का कुल आवंटन था, जिसमें 20,105 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 112 जिलों में पोषण संबंधी परिणाम को बेहतर बनाना। तो देश के 112 जिलों में पोषण संबंधी परिणाम को बेहतर बनाने के लिए इस मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की गई। अगला करंट अफेयर्स है कोवैक्स। कोवोवैक्स भारत में तीसरा कोविड-19 वैक्सीन जल्द मिलेगा। तो कोवोवैक्स जो कि भारत में कोविड-19 का एक टीका है, तो उसका तीसरा टीका जल्द मिलेगा। इसे किसने जारी किया? तो कोवोवैक्स को जारी करने वाला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII। तो उसके CEO आदार पूनावाला ने यह जारी किया कोवोवैक्स, जिसकी तीसरी टीके की क्या मिली? मंजूरी मिल गई। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसका संबोधन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसका संबोधन किया गया। कब किया गया संबोधन? तो 28 जनवरी 2021 को। तो 28 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का संबोधन किया गया। इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि 12 दिन में 23 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो गया। तो इस संबोधन में मोदी जी ने कहा कि 12 दिन में 23 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो गया। इसमें कितने लोगों ने कितने प्रतिनिधियों ने भागीदारी लिया? तो दुनिया की उद्योग जगत के 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सेदारी लिया। तो दुनिया के उद्योग जगत के 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भागीदारी लिया। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण प्रारंभ हो गया। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण प्रारंभ हो गया, अर्थात PMKY 3.0। PMKY 3.0 की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 15 जनवरी 2021 को। 15 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देश के युवाओं को रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण देना। इसका मुख्य उद्देश्य था देश के युवाओं को रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण देना। इस पर कितना खर्च निर्धारित किया गया? तो 948.90 करोड़ रुपए। इसमें 948.90 करोड़ रुपए का खर्च निर्धारण किया गया। इसमें कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का मुख्य योजना क्या है? तो 2022 में 40.2 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण की योजना देना। तो इसकी मुख्य योजना है 2022 में 40.2 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण को देना। करंट अफेयर्स है गणतंत्र दिवस
2021 मनाया गया। तो गणतंत्र दिवस 2021 मनाया गया। तो सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 2021 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है कि 26 जनवरी 2021 को 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसमें जो परेड हुआ उसका समापन किसके द्वारा हुआ? तो एकल राफेल, याद रखेंगे, एकल राफेल विमान के फ्लाई पास्ट के साथ। तो एकल राफेल विमान के फ्लाई पास्ट के साथ इसके परेड का समापन हुआ। इसे किसने उड़ाया था? तो इस राफेल विमान को उड़ाने वाले थे शौर्य चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह कौर, याद रखेंगे। जिनकी सहायता किसने की? तो 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर किसलय कांत। तो 26 जनवरी 2021 के परेड का जो समापन हुआ वह एकल राफेल विमान के फ्लाई पास्ट के साथ हुआ, जिसे किसने उड़ाया था? तो शौर्य चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह कौर, जिनकी सहायता की 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर किसलय कांत ने। 2021 के 26 जनवरी में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं बुलाए गए, याद रखेंगे। तो इसमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस का इस समय अटैक चल रहा था। 1952, 1953 और 1966 में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई विशिष्ट अतिथि नहीं आए थे, याद रखेंगे। 52, 53 और 66 में इसमें झांकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झांकी निकली? तो पहली बार राम मंदिर और लद्दाख की झांकी निकली। तो 26 जनवरी 2021 के दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार राम मंदिर और लद्दाख की झांकी देखने को मिला। इसमें कौन कौन सी टुकड़ियां शामिल हुई? तो बांग्लादेश के 122 जवानों की सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ी शामिल हुई। तो विशेष आमंत्रण किया गया था इस बांग्लादेश की टुकड़ी को। तो बांग्लादेश की 122 जवानों की सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी की टुकड़ियां शामिल हुई। इसमें किसका जलवा रहा? तो युद्धक टैंक T-19, जिसे भीष्म के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका प्रमुख जलवा रहा। तो युद्धक टैंक T-19, जिसे भीष्म कहा जाता है, तो 26 जनवरी के दिन उसका जलवा रहा। एक इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, भारत सरकार के द्वारा आदिवासी प्रवासी श्रमिकों का डाटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया। कौन? श्रम शक्ति। लॉन्च कब किया गया? तो 22 जनवरी 2021 को किया गया। 22 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत किसने की? अर्थात शुरुआतकर्ता कौन थे इस पोर्टल की? तो जनजातीय मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा। तो इसे किसने लॉन्च किया? तो जनजातीय मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा ने। अगला करंट अफेयर्स है, आधार कार्ड की तरह अब वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है डाउनलोड। तो आधार कार्ड की तरह अब वोटर आईडी कार्ड को भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इस डाउनलोडेड आईडी कार्ड का क्या नाम है? तो जब हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करेंगे उसे ई एपिक कहा जाएगा। क्या? ई एपिक, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसकी घोषणा कब हुई? तो 25 जनवरी 2021 को। इसकी घोषणा 25 जनवरी 2021 को हुई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अर्थात 25 जनवरी 2021 को इसकी घोषणा की गई। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसे जारी करने वाला कौन था? तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। और इसकी कीमत कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 रुपए। इस डाउनलोडेड वोटर आईडी कार्ड की कीमत है कितनी? 25 रुपए।
डाउनलोड करने वाला पोर्टल, तो किस पोर्टल से इसे डाउनलोड किया जा सकता है? http://voterportal.eci.gov.in। तो डाउनलोड करने वाला यह पोर्टल है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद किया। यह संवाद कब हुआ? तो 22 जनवरी 2021 को 22 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत किया, संवाद किया। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री का क्या लक्ष्य है? तो वाराणसी में 15 टीकाकरण केंद्रों पर 20,000 से अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों का टीकाकरण। तो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि वाराणसी में 15 टीकाकरण केंद्रों पर 20,000 से अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों का टीकाकरण किया जाएगा। करंट अफेयर्स है, डीआरडीओ के द्वारा इंपॉर्टेंट है, भू खतरा प्रबंधन हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक फ्रेमवर्क अर्थात MOU पर हस्ताक्षर किया गया। तो डीआरडीओ के द्वारा भू खतरा प्रबंधन हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ फ्रेमवर्क MOU पर हस्ताक्षर किया गया। डीआरडीओ का मतलब क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो डीआरडीओ का मतलब है। इस डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो 1958 ईस्वी में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में। इस MOU पर जो हस्ताक्षर हुआ कब हुआ? तो 20 जनवरी 2021 को। इस MOU पर हस्ताक्षर 20 जनवरी 2021 को हुआ। किसके किसके बीच? तो डीआरडीओ के द्वारा भू खतरा प्रबंधन हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ। किनके बीच हस्ताक्षर हुई? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष एवं DDR&D के सचिव जी सतीश रेड्डी। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव कौन है? तो गिरिधर अरामने। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव गिरिधर अरामने और डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के बीच यह हस्ताक्षर हुआ। अगला करंट अफेयर्स है, भारत और जापान के बीच ICT क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। तो भारत और जापान के बीच ICT क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। यह जो हस्ताक्षर हुआ कब हुआ? तो 15 जनवरी 2021 को। यह हस्ताक्षर 15 जनवरी 2021 को हुआ। ICT का मतलब क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार तकनीक। तो सूचना एवं संचार तकनीक में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। कब? तो 15 जनवरी 2021 को। इनमें हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो किनके बीच हस्ताक्षर हुआ? तो केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद तथा जापान के आंतरिक मामलों एवं संचार मंत्री तकेदा रायोटा के बीच। तो केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद तथा जापान के आंतरिक मामलों एवं संचार मंत्री तकेदा रायोटा के बीच। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ के द्वारा निर्मित भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI। तो डीआरडीओ ने भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI का निर्माण किया। याद रखेंगे, यह एक स्वदेशी पिस्टल है, अर्थात पूर्ण रूप से मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है।
इसकी क्षमता कितनी है? तो यह 9 mm की पिस्टल है। यह एक 9 mm की पिस्टल है जो 100 मीटर की दूरी से फायर कर सकता है। यह 9 mm की पिस्टल है जो 100 मीटर की दूरी से भी फायर कर सकता है। इसमें 8 इंच का बैरल लगा है, 8 इंच का बैरल लगा है तथा 33 राउंड उच्च क्षमता वाला मैगजीन लगा है। तो तथा 33 राउंड उच्च क्षमता वाला मैगजीन लगा है। अगला करंट अफेयर्स है, भारत और यूएई के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग हेतु समझौते पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। भारत और यूएई के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग हेतु समझौते पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। किसके बीच यह हस्ताक्षर हुआ? तो हस्ताक्षर जो हुआ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत तथा राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र संयुक्त अरब अमीरात के बीच। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र संयुक्त अरब अमीरात के बीच यह हस्ताक्षर हुआ। याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के द्वारा कंट्री इन फोकस बांग्लादेश का चुनाव किया गया। तो याद रखेंगे कि 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के द्वारा कंट्री इन फोकस बांग्लादेश का चुनाव किया गया। कब किसका चुनाव किया गया? बांग्लादेश का। यह कौन सा संस्करण था? तो 51वां 51। याद रखेंगे, अभी हमने इसे बता दिया। कब से कब तक चलेगा यह? तो 16 से 24 जनवरी 2021 तक। तो इसकी यह कब से कब तक चला? तो 16 से लेकर 21 जनवरी 2021 तक। तो इसमें 4 फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। कौन कौन 4 फिल्म? तो तनवीर मोहम्मद की जीबून धूली, तनवीर मोहम्मद की जीबून धूली, जाहिदुर रहीम की मेघ मल्लार। उसके बाद तीसरी जो फिल्म है वह रुबायत हुसैन की अंडर कंस्ट्रक्शन तथा चौथी सिंसियरली सोर्स। तो सिंसियरली सोर्स ढाका और उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन, यह दोनों फिल्म किसकी है? तो रुबायत हुसैन की। और बाकी दो फिल्म है, एक तनवीर मोहम्मद की जीबून धूली और जाहिदुर रहीम की मेघ मल्लार। यह जो चारों फिल्म है वह 1971 के युद्ध पर आधारित है। 1971 के युद्ध पर आधारित है। याद रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की चर्चा करें। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अर्थात इंडियन इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी फेस्टिवल। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसकी शुरुआत कब हुई? तो 1952 में, 1952 में इसकी शुरुआत हुई। इसको आयोजन कौन करते हैं? तो गोवा सरकार और फिल्म समारोह निदेशालय ये संयुक्त रूप से मिलकर इसका आयोजन करते हैं। तो गोवा सरकार और फिल्म समारोह निदेशालय संयुक्त रूप से इसका आयोजन करते हैं। इसकी पहली बार शुरुआत कब की गई? तो 1952 ईस्वी में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है, सुप्रीम कोर्ट का किसान आंदोलन पर बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानूनों पर लगाई रोक। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर एक बड़ा फैसला किया और तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी। यह फैसला कब किया गया? तो 12 जनवरी 2021 को। यह जो फैसला हुआ 12 जनवरी 2021 को हुआ। इसके संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित एक कमेटी का गठन किया।
जिसके कौन कौन से सदस्य थे, तो भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जो कि अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रमुख हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जो कि अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रमुख हैं, और अशोक गुलाटी जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं, और अनिल घनवंत जो कि शिवकेरी संगठन के सदस्य हैं, कहाँ के, महाराष्ट्र के। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 4 सदस्यों के एक कमेटी का गठन किया। कौन कौन? भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जो कि अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रमुख हैं, अशोक गुलाटी जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं, और अनिल घनवंत जो कि शिवकेरी संगठन के प्रमुख हैं, कहाँ के, महाराष्ट्र के। याद रखेंगे कि यह जो किसानों की लड़ाई है वह 50 दिनों से जारी है। 12 जनवरी को जब फैसला हुआ तो उस समय किसानों की लड़ाई 50 दिन से क्या थी, जारी थी। अगला करंट अफेयर्स है, भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रवासी बच्चों की निरंतर शिक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रवासी अर्थात जो विद्यालय बच्चे नहीं जाते हैं, तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निरंतर शिक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दिशा निर्देश की विशेषताएं क्या है? तो किसी भी स्कूल में न पढ़ने वाले बच्चों के लिए गैर आवासीय प्रशिक्षण एवं शिक्षा की व्यवस्था करना, किसके द्वारा? स्थानीय शिक्षकों और स्वयं सेवकों के द्वारा। तो स्थानीय शिक्षकों और स्वयं सेवकों के द्वारा उन्हें प्रशिक्षण एवं शिक्षा। 6 साल से 18 साल के बच्चों को जो कभी नहीं पढ़ते उन्हें पहचान कर एडमिशन कराना, और डीबीटी के माध्यम से नामांकित CWSN लड़कियों का समय पर वजीफा का वितरण करना। याद रखेंगे, डीबीटी के माध्यम से नामांकित CWSN लड़कियों का समय पर वजीफे का वितरण करना। तो ये था करंट अफेयर्स। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।